नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, इस संधि की जो ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम लोग जानेंगे संधि के प्रकार। ठीक है, पहली वीडियो में संधि की जो पहली वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। संधि का जो पहला वीडियो हमने बनाया उसमें संधि के बारे में जाना, संधि में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धात लगी हुई है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये सब जाना। अर्थात संधि में सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से संधि बना, ये जाना। संधि में संधि शब्द पुल्लिंग है, ये जाना। और यह भी जाना कि की प्रत्यांत जो शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं, ये जाना। और संहिता के बारे में जाना और संधि विच्छेद के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संधि के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं मित्रों? संधि के प्रकार। ठीक है, ये संधि है और संधि के प्रकार, संधि के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, दो वर्णों के बीच अत्यधिक निकटता सन्निकर्ष होती है, संहिता के बारे में जाना हम लोग। ठीक है, तो पहला संधि के प्रकार में हम लोग जानेंगे स्वर संधि के बारे में जानेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे। व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे। और विसर्ग संधि की परिभाषा देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है मित्रों, हमारी ये जो छोटी छोटी वीडियो आती हैं उसका एकमात्र यही लक्ष्य होता है कि आप कम समय में आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, इसीलिए हमारी वीडियो 10 से 15 मिनट की होती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो 20 मिनट हो जाएंगी, इससे बड़ी वीडियो हमारे द्वारा नहीं बनाई जाती। यही कारण है कि आप लोगों के पास कम समय रहता है, तो टहलते वक्त भी आप इस वीडियो को देख करके और परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग संधि के बारे में जान लिए पहली वीडियो में, उसकी रूपरेखा जान लिए। और इस वीडियो में हम लोग संधि के प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे? संधि के प्रकार। ठीक है, तो संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार हैं। संस्कृत में संधि के 3 प्रकार हैं। संधि में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ बताया गया है स्वर संधि। स्वर संधि को हम किस नाम से जानते हैं? अच संधि के बारे में भी जानते हैं। स्वर संधि या अच संधि। अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर अच में ही गिने गए हैं। अच में स्वर गिने गए हैं। और अच कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 9। कितने स्वर होते हैं? 9। इसको आप अच्छी तरह से जान लें। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि स्वर प्लस स्वर स्वर संधि होता है। अर्थात स्वर वर्ण और स्वर वर्ण क्या हो जाता है? स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, अर्थात ये कहा जा सकता है जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन अर्थात विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, संक्षेप में स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश को ही स्वर संधि हम कहते हैं। ठीक है, जैसे मित्रों यहाँ पर दिया है इति धन अलम, इति धन अलम, इत्यलम हो गया। इत्यलम ई प्लस आ दोनों क्या है? अच हैं। दोनों क्या है? ई क्या है? ई क्या है? अच हैं। इसी को हम स्वर भी कह सकते हैं। और यही प्लस अलम का आ, यह भी क्या है? अच है, अर्थात स्वर है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए? अच हो गए। अर्थात पहला वर्ण
जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण इति, इति का अंतिम वर्ण क्या होगा ई, और आलम का पहला वर्ण क्या होगा आ, तो दोनों क्या हो गए, ये स्वर हो गए या अच हो गए, तो ये अच संधि हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी स्वर संधि के प्रकार के बारे में नहीं जान रहे हैं, अभी हम स्वर संधि के बारे में सीधा सीधा जान रहे हैं। ठीक है, जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दूसरा हो गया, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिए, कविधन इंद्र, कविधन इंद्र, तो कवि का अंतिम वर्ण क्या है, ई, कवि, और प्लस इंद्र का पहला वर्ण ई, तो दोनों क्या है, यह भी स्वर हैं और यह भी स्वर हैं। क्या है, यह भी स्वर हैं और यह भी स्वर हैं, अर्थात कवि का अंतिम, जो कवि में वी में अंतिम वर्ण है तो वह भी उसमें ई है, तो वह भी स्वर है, और इंद्र में भी, यहाँ इंद्र में भी क्या पहला वर्ण क्या है, इंद्र का पहला वर्ण ई है, तो दोनों क्या हो गए, स्वर, कविंद्र। ठीक है, यहाँ ई प्लस ई। ठीक है, फिर यहाँ दिया है तीसरा, नरधन ईस, नरधन ईस, नर का अंतिम वर्ण क्या है, आ, ए। ठीक है, और प्लस ईस का पहला वर्ण बड़ी। ठीक है, तो आ भी स्वर है और बड़ी ई भी स्वर हैं। ठीक है, भले नरेश बना, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तवधन, तवधन एव, तवधन एव, तो तव का अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ, ए। ठीक है, और प्लस एव का पहला वर्ण ए, एव का पहला वर्ण ए, तो यह भी स्वर हो गया और यह भी स्वर हो गया। स्वर को हम अच भी, यह भी अच हो गया, यह भी अच हो गया, आ भी अच है और ए भी अच है। ठीक है, फिर पांचवा है पोधन इत्रम, पो क्या है, पोधन इत्रम, तो पो में ओ लगा हुआ है, पो में, पो का अंतिम वर्ण ओ प्लस इत्रम का पहला वर्ण ई है। ठीक है, तो यह भी क्या हो गया, स्वर हो गया, और ई क्या हो गया, स्वर हो गया, ओ भी स्वर हैं और ई भी स्वर हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब दो स्वरों निकट आते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अर्थात यहाँ कह सकते हैं, अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल, मेल मतलब मिलना, अर्थात स्वर वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर। ठीक है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मिलना ही स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, इतना जान गए। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, यह भी मैंने आपको बता चुका हूं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आते हैं। ठीक है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर क्या होता है, आते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में मैं बता चुका हूं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में पहले जो पहला सूत्र है अयूण, उसका, और चौथा ए औच, ए औच तक, यही चार में पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक स्वर गिने गए हैं। ठीक है, और उसी से अच प्रत्याहार बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग स्वर क्लियर कर लिए, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लिए। स्वर को किस नाम से जानते हैं, अच के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अयूण का अ ले लीजिए, और जो चौथा सूत्र है ए औच, तो उसका अंतिम च ले लीजिए, तो अ और च मिलाकर के अच हो जाएगा, तो अच एक प्रत्याहार है, तो वही अच प्रत्याहार बना। ठीक है, फिर यहाँ व्यंजन संधि, दूसरा क्या है, व्यंजन संधि का, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हम लोग स्वर पढ़ चुके, दूसरा क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। ठीक है,
व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन को हम हल के नाम से भी जानते हैं, हल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं इसके पहले जो माहेश्वर सूत्र में हैवरट जो 5वां सूत्र है, हैवरट से लेकर के हल तक के वर्ण सभी ये हल में आ जाएंगे, अर्थात व्यंजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको न जाकर, उस बिंदु पर न जाकर के हम लोग यहाँ संधि पर देखते हैं। तो व्यंजन और प्लस स्वर, व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तो वह व्यंजन संधि कहलाता है, इतना जान गए। अर्थात व्यंजन प्लस व्यंजन अगर आ जाए तब भी वह व्यंजन संधि कहा जा सकता है। तो पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, ठीक है। पहले बिंदु में क्या कह रहा है कि व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तब भी वो व्यंजन संधि होगा, और अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तब भी वह व्यंजन संधि होगा, इतना समझ गए। वही कहते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार अर्थात परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संक्षेप में व्यंजन अर्थात हल के स्थान पर होने वाले आदेश को ही व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे मित्रों, ठीक है। जैसे यहां उदाहरण दे दिए, उदाहरण से आप समझ लेंगे, ठीक है। जैसे वाक धन ईसह, वाक धन ईसह, तो वाक का अंतिम वर्ण का है और का क्या है? व्यंजन है। वाक क्या है? व्यंजन है, ठीक है। और ईसह का ई क्या है? स्वर है। तो यही बताया कि व्यंजन के बाद स्वर आवे, तो वाक कै, वाक का अंतिम वर्ण का है तो ये व्यंजन है, और ईसह का पहला वर्ण क्या है? वह स्वर है। तो वागीसह भले बना, लेकिन व्यंजन के बाद स्वर आ रहे हैं तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं? व्यंजन संधि हो गया, ठीक है। हल प्लस अच, हल, हल मतलब व्यंजन, व्यंजन मतलब का, खा गा खा, ठीक है। और अच मतलब स्वर, स्वर मतलब आ ई उ री, यही सब, ठीक है। तो ई यहाँ आया, तो हल प्लस अच, हल क्या है? का, और अच क्या है? ई, बड़ी, ठीक है। तो ये व्यंजन हो गए। जगत धन ईसह, जगत त क्या है? हल है, और ई क्या है? ईसह का ई क्या है? अच है। तो त और ई क्या हो गया? व्यंजन हो गया। हल के बाद सॉरी, व्यंजन के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तत्धन लय, तत्धन लय, तल्लय बनता बना, तो तत् क्या है? ये हल है, और लय, लय में त क्या है? ये आपका व्यंजन है, और लय में लय क्या है? ये भी व्यंजन है। तो दूसरा जो बिंदु था हम दिखाए कि व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तब भी व्यंजन संधि होगा, और व्यंजन के बाद स्वर आता है तब भी व्यंजन संधि होगा, ठीक है। तो यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन आया है, तय के बाद लय आया है, व्यंजन संधि है, ठीक है। सतझन जन, यहाँ भी व्यंजन के बाद व्यंजन आया है, ठीक है। हल प्लस हल आया है, ठीक है। हल मतलब व्यंजन, ठीक है। तो स्पष्ट है कि उपर्युक्त उदाहरणों में व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए हैं, अतः यहाँ व्यंजन संधि है, ठीक है। इतना समझ गए। फिर आते हैं विसर्ग, विसर्ग को देखते हैं। तीसरा क्या है? संधि का तीसरा प्रकार क्या है? विसर्ग संधि। क्या जानते हैं? तीसरा यह है विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग में हम लोगों ने पढ़ा कि विसर्ग प्लस स्वर बराबर विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग के बाद स्वर आए, विसर्ग ये चिन्ह है, ठीक है। विसर्ग का, विसर्ग के बाद स्वर आते हैं तो विसर्ग संधि होगा, ठीक है। या विसर्ग के बाद व्यंजन आए, विसर्ग के बाद व्यंजन आए तब भी विसर्ग संधि होगा, इतना जान गए। तो जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा अर्थात विकार होगा वह विसर्ग संधि कही जाएगी। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि
विसर्ग के बाद, ये नोट करने वाली चीज है, विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही विसर्ग संधि हम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। यहां उदाहरण जैसे बालकः गच्छति, बालकः गच्छति, तो बालको गच्छति बना, लेकिन क्या आया, विसर्ग के बाद व्यंजन आया। विसर्ग के बाद बालकः में अंतिम क्या है, विसर्ग है। ये क्या है, ये विसर्ग है, ठीक है। और उसके बाद ग क्या है, गच्छत में ग क्या है, गच्छत का पहला वर्ण क्या है, ग है। ग क्या है, व्यंजन है या हल है। तो विसर्ग के बाद व्यंजन आते हैं तो यहां विसर्ग संधि होगा, ठीक है। क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। दूसरा है नमः करोति, नमः का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है, और करोत का पहला वर्ण का है, अर्थात व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो यहाँ विसर्ग संधि होगा। अलिह अयम, अलिह अयम, अलिरयम बना, लेकिन विसर्ग के बाद यहाँ अ क्या है, स्वर है। विसर्ग के बाद स्वर आ रहे हैं तो यहाँ भी विसर्ग संधि होगी, ठीक है। यहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है, अतः विसर्ग संधि है, ठीक है मित्रों। अब यहाँ महत्वपूर्ण है, इसके बाद महत्वपूर्ण ही आ रहा है, सब महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं, ठीक है। स्वर संधि, ठीक है। कौन सी संधि हम पढ़ेंगे, स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि को मैंने बताया अच भी कहते हैं, अच संधि भी कहते हैं। तो पूर्व मतलब पहले तथा पर मतलब बाद में, ठीक है। पूर्व तथा पर स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे हिमधन आलय है, ठीक है, हिमधन आलय, तो हिमालय क्या बना, हिमालय। अ प्लस आ कहाँ से आया, तो हिम का अंतिम वर्ण, हिम का मैं में अ है, तो अ प्लस आलय में पहला वर्ण क्या है, आ प्लस आ, ये क्या हो गया, आ, ठीक है। तो हिम धन आलय, पूर्व वर्ण क्या है, पहले का वर्ण हिम है, उसमें मैं में अ है, ठीक है। आलय का पहला वर्ण आ है तो हिमालय बना, क्या बना, अ प्लस आ बराबर आ होगा। और यहाँ आ प्लस आ भी होता अगर, तब भी आ होता, बड़ा आ होता। लेकिन अगर छोटा आ प्लस छोटा आ जाए तब भी बड़ा आ बनता है, ठीक है। दूसरा है उपधन इंद्र, तो उपेंद्र बना, अधन ई बराबर ए बन गया, ठीक है। इसके बारे में हम दीर्घ संधि में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ पूर्व वर्ण है हिम के मैं में विद्यमान अ है, मैं में क्या है, अ है, मैंने बताया मैं में क्या लगा है, अ है, तथा पर अर्थात बाद वाले वर्ण में आलय का आ, आलय में पहला वर्ण क्या है, आ है, ठीक है। इस प्रकार दूसरे उदाहरण में उप के पय में विद्यमान अ है, पूर्ववर्ण है, तथा इंद्र का ई परवर्ण है, इंद्र का ई पर मतलब बाद वाला, ठीक है, परवर्ण है, अतः यहाँ स्वर संधि हो रही है, ठीक है मित्रों। विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको आज इतना ही। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, ठीक है। तो आप लोग 4 बजे प्रत्येक दिन शाम को 4 बजे जरूर मंगलम मंत्रा चैनल पर आ जाइएगा। इसको प्रत्येक आप संधि को पूरा करेंगे और इसी बीच हो सकता है हम साहित्य का भी पोर्शन आपको लें, चाहे मेघदूत ले लें या अभिज्ञान शाकुंतलम का जो महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं
उसको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको भी लेकर के आ सकते हैं किसी भी समय, उसको मैं आपको बताऊंगा। आज मित्रों यहीं तक, अगली वीडियो तक हमें आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो में जल्द हम आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।